बहुत जबरदस्त गर्मी है और ट्रेन छोटा पड़ गया है। मैं नौजवान साथियों का उनके जोश का दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। गर्मी बहुत है, लेकिन ये गर्मी भी नौजवानों के जोश को कम नहीं कर पा रही है। साथ साथ बहुत बड़े पैमाने पर यहां उपस्थित मातृशक्ति बहनों माओं का भी मैं, जो सभा के चारों तरफ जगह जगह पर बैठी हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस मंच पर उपस्थित आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के सभी सम्मानित नेताओं का, यहां इस चुनावी सभा में कार्य कर रहे सभी नेताओं कार्यकर्ताओं का, विधानसभा के प्रभारियों का, जिले संगठन बूथ सेक्टर के समाज स्वाभिमानी नेताओं का, प्रदेश के अध्यक्ष जी का, उनकी टीम का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ साथ हमारे लीगल सेल का, विजन 78 की टीम का और किसान मोर्चा की टीम का भी मैं धन्यवाद करता हूं। जब मैं यहां के लिए चला था तो मेरे मन में ये बात थी कि गर्मी बहुत ज्यादा है और सभा की तैयारी कैसी होगी, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहा और आप लोगों का ये ऐतिहासिक हुजूम देख के मेरा मन कहता है कि कुंदर की विधानसभा हम लोग बहुत अच्छे मतों से जीत रहे हैं। इसके लिए मैं आपको अभी से बधाई देता हूं। मेरे पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी है, जो रिपोर्ट ये कहती है कि भाई चांद बाबू ने जिस तरह से लंबे समय से यहां मेहनत की है और पिछली बार भी 2022 में जब उनको मौका मिल रहा था तो उनसे वो मौका छीनकर उनकी मेहनत को खामोश कर दिया गया। इस बार यहां के नेताओं ने, यहां के कार्यकर्ताओं ने, यहां की टीम ने ये तय किया कि भाई चांद बाबू जो ईमानदार छवि के और संघर्ष करने वाले और कुदरती में बदलाव करने वाले नेता हैं, उनको हमें मौका देना चाहिए। तो मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आपने उस फैसले को दिल से स्वीकार किया। साथ साथ जिन साथियों को मौका नहीं मिला है, हमारे जोकर साहब, मस्तूर भाई और तमाम साथी, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि उनको ज्यादा मेहनत करनी है कि उनकी मेहनत को देखकर पार्टी ये फैसला ले कि अगली बार आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको भी कहीं ना कहीं मौका देके आगे बढ़ने का, आपकी सेवा करने का अवसर प्रदान किया जाए। सामान्य साथियों, ये चुनावी सभा है। सबसे पहले तो चुनाव पे हम लोग बात करेंगे कि चुनाव क्यों होते हैं और चुनाव से क्या बदलाव होते हैं। चुनाव क्या बदलाव के लिए होते हैं या चुनाव सिर्फ एक अवसर होता है कि जनता चुनाव में भागीदार बने और फिर अपने घरों में जाके बैठ जाए। इसके लिए हमें बाबा साहब अम्बेडकर को सुनना और समझना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते थे कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर देगी। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर राजनीति में भागीदारी नहीं करोगे, राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करोगे, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। आज जो सरकारें सत्ता में रहती हैं, वो सरकारें न नौजवानों की सुनती हैं, न किसानों की सुनती हैं, न महिलाओं की सुनती है, न कर्मचारियों की सुनती है, यहाँ तक कि अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी नहीं सुनती है। वो सिर्फ तानाशाही करती है। उत्तर प्रदेश में क्या हाल है आपको देखना समझना पड़ेगा। कोई भर्ती ऐसी नहीं है जिसमें घोटाला ना होता हो, कोई भर्ती ऐसी नहीं है जिसमें आरक्षण के साथ छेड़खानी ना होती हो, कोई भर्ती ऐसी नहीं है जिसमें ईमानदारी से
भर्ती प्रक्रिया पूरी करवा के नौजवान लोगों को मौका मिले। सरकार के पास कोई योजना नहीं है कि गांव में रहने वाली महिलाओं को उद्योग धंधे लगा के, कुछ उद्योग लगा के रोजगार देने का काम किया जाए। सरकार के पास कोई योजना नहीं है कि पढ़े लिखे नौजवानों को, जिनको उनके माँ बाप ने अपना खून पसीना लगाकर पढ़ा लिखा के तैयार कर दिया है, उनको उनके पैरों पर खड़ा किया जाए, नौकरी रोजगार दिया जाए। ऐसी कोई योजना सरकार के पास नहीं है। और तो और सरकार के पास तो इतनी इच्छा शक्ति में नहीं है कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग धंधे लगवा के यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार देने का काम करे। मुझे आपको ये समझना है कि 300 साढ़े 300 रुपए की मजदूरी से, 400 रुपए की मजदूरी से आपको सम्मान का जीवन नहीं मिल सकता है। अगर सम्मान का जीवन चाहिए तो फिर आपको, क्योंकि बिना राजनीतिक सम्मान का जीवन दे सकते हैं, न ही अपने घर परिवारों को इतना मजबूत और संपन्न बना सकते हैं कि आप ये महसूस करें कि हमारे परिवार सम्मान का जीवन जी रहे हैं। आप जानते हैं, मैं तो आपके बीच से निकल के आया और आज भी आपके बीच में रह के इस लड़ाई को लड़ रहा हूं। और आप ये भी जानते हैं, कभी मैंने आपका हाथ नहीं छोड़ा, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कोई और सूबा हो, बिहार हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो या उत्तराखंड हो, जहां जहां आपके ऊपर, आपके अधिकारों के ऊपर किसी भी सरकार ने हमला करने का काम किया, आपका जुर्म जाति ढाने का काम किया, भीम आर्मी के साथियों ने, आजाद समाज पार्टी के साथियों ने और चंद्रशेखर आजाद ने कंधे से कंधा मिलकर इस लड़ाई को लड़ने का काम किया और उस आवाज को उठाने का काम किया। मैं आज भी नहीं भूला हूं, मैं आज भी नहीं भूला हूं। यही मुरादाबाद के पास में एक पार्क पे भाई चंद्रशेखर आजाद का संदेश पहुंचा दो कि मेरे बेटे को न्याय दिला दे। चुनाव चल रहा था लोकसभा का, मैंने चुनाव को पीछे छोड़ दिया और मैं यही रामपुर पहुंच के मैंने उस परिवार की आवाज उठाने का काम किया और उस परिवार को न्याय दिलाने का काम किया। हमारे साथियों, इतनी बड़ी संख्या में मुझे और पार्टी संगठन में भरोसा करने वाले मेरे साथियों, आप ये जानते हो कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो या पुलिस की भर्ती का मामला हो या दरोगा भर्ती का मामला हो या पटवारी भर्ती का मामला हो या आपके कोई भी हत्याबाज हो, कभी मैंने आपका साथ नहीं छोड़ा। चाहे दिल्ली में गुरु घर टूटा हो या एनआरसी का आंदोलन हो, जब मुसलमान भाइयों को परेशान करने का काम किया गया और आपकी वोट लेने वाले नेता घरों में घुस गए, चाहे मौलाना कलीम सिद्दीकी का मामला हो, चाहे तबलीगी जमात का मामला हो, चाहे मौलाना साहब साहब का मामला हो, चाहे नासिर जुनैद का मामला हो, या अखलाक का मामला हो, या पहलू का मामला हो, या नजीब का मामला हो, या कहीं भी कोई जुर्म हुआ हो। और अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड में चाहे वसीम की हत्या हो, जिस तरह का जुर्म बहराइच में हो रहा है, जिस तरह का जुर्म बुढ़ाना में हो रहा है, ये नेता जिनको आपने 37 एमपी जिनके बना दिए, वो चद्दर तान के एसी में पड़ के सो रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद सड़कों में आपकी लड़ाई लड़ रहा है। और कभी कोई शिकायत नहीं, कभी कोई शिकायत आपको नहीं की है। और इच्छा ये है, सिर्फ इच्छा ये है कि जिस तरह देश के वीरों को सुख सुविधा का जीवन मिल रहा है, इस प्रदेश के और देश के हर गरीब को सुख सुविधा का जीवन मिलना चाहिए। इच्छा सिर्फ इतनी है कि जिस तरह से अमीर अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में अच्छी शिक्षा दिला पा रहा है, गरीब के बच्चे को भी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और गरीब के बच्चों को भी रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। इच्छा ये है, ज्यादा इच्छा नहीं है। इच्छा ये है, जिस तरह अमीर अपने बच्चों का और खुद का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में करा के अपनी जिंदगी को बचा लेता है, गरीब को भी उतना अच्छा इलाज सरकारी हॉस्पिटल में बहुत कम पैसे में मिलना चाहिए। बहुत बड़ी इच्छा नहीं है। इच्छा ये है कि सदियों से जुर्म सहते आ रहे इन गरीबों के हाथ में भी सुख सुविधा और सम्मान का जीवन आना चाहिए। बहुत बड़ी इच्छाएं नहीं है। इच्छा ये है कि गांव में काम करने वाली मेरी माँ बहनों को, जिनको भट्टे में काम करना पड़ता है, जिनको कोल्हू में काम करना पड़ता है, जिनको ईंटें उठानी पड़ती है, जिनको फेरी करना पड़ता है मेरे भाइयों को, और जिनके
जाति धर्म के आधार पर जुल्म हो रहा है, ये जुल्म बंद होना चाहिए। जिस तरह से आरक्षण को खत्म करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार दलित पिछड़े वर्ग के लोगों कर रही है, ये आरक्षण के साथ छेड़खानी बंद होनी चाहिए। मैंने तो पार्लियामेंट में मांग उठाई थी, आपने सुना भी होगा कि अब समय आ गया है कि निजी क्षेत्रों में SC, ST, OBC के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। ये पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, साकेत, कुशवा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, जाट, गुर्जर, तमाम जातियों के लोग जो पिछड़े वर्ग में आते हैं, जिनके पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, इनको संख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। और जो शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं, इनको भी संख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। और सभी का जाति धर्म से ऊपर उठ के सभी का सम्मान होना चाहिए। जिस तरह का जुल्म आज बहन बेटियों पे हो रहा है, मेरी प्यारी प्यारी बच्चियां खड़ी है, डर लगता है कि कोई गुंडा किसी बहन को अपमानित न कर दे। और अपमानित करने वाले लोगों को ये भाजपा की सरकार के लोग संरक्षण देने का काम करते हैं। ईमानदार पुलिस कर्मियों को डराने का, दबाने का काम करते हैं। कानून व्यवस्था को चौकट करने का काम, कानून व्यवस्था को दम तोड़ देने का काम कराते हैं। ये जुल्म जाति बंद होनी चाहिए। बहन बेटियों का सम्मान होना चाहिए, बहन बेटियों को नौकरी रोजगार मिलना चाहिए। और धर्म के नाम पे जो हिंसा हो रही है, जिस तरह से अन्य धर्मों के महापुरुषों को, पीर को, पैगंबरों को, जिस तरह से गुरुओं को अपमानित किया जा रहा है, उनके खिलाफ हिंसा का माहौल बनाया जा रहा है, उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की जा रही है और देश को अस्थिर किया करने का प्रयास किया जा रहा है। ये जुल्म जाति में बंद होनी चाहिए, चाहे अपमान धर्म के आधार पर हो या जाति के आधार पर, ये सब बंद होना चाहिए। और मेरी इस बात को आप कान खोलकर सुन लो, ये सत्ता बदलती रहेंगी, आती जाती रहेंगी। 75 साल से आप देख रहे हैं, सत्ता आती है, वादे करती है, चली जाती है। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने 2022 में वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम किसानों का बिजली का बिल माफ करेंगे। हमारी सरकार बनी तो बहुत कम दामों में बिजली की व्यवस्था करेंगे। हमारी सरकार बनी तो 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। हमारी सरकार बनी तो नौजवानों को भत्ता देंगे। बताओ मेरे नौजवान साथियों, भत्ता मिलता है क्या? नौकरी मिलती है क्या? रोजगार मिलता है क्या? और तो और रोजगार की आवाज उठाने जाओगे तो लाठियों से पीटने का काम करवाया जाएगा। अपनी हक की आवाज उठाने जाओगे तो जेल में बंद करने का काम किया जाएगा। और छोटे छोटे चुनाव में, गन्ना सोसाइटी के चुनाव में इन्होंने किसानों के पर्चे भरवा दिए, किसानों पर जुल्म किया। और मुझे तो पीड़ा इस बात की है कि जिन पे जुल्म हो रहा है वो चुप्पी थाम कर बैठे हैं। अब वक्त आ गया है कि गुलामी की बेड़ियां काट दो। अब वक्त आ गया है कि एकजुट होकर अपनी ताकत बना लो। अब वक्त आ गया है कि अपने अधिकारों की लड़ाई को लड़ो। अब वक्त आ गया है कि अपनी वोट से और वोट की चोट से अपने ऊपर हुए के जुल्म का हिसाब दो। नौजवान साथियों, आप ये जानते हैं, ये नीला पट्टा ये आत्मसम्मान का स्वरूप है। ये नीला पट्टा समानता का स्वरूप है। ये नीला पट्टा बाबा साहब अम्बेडकर का रूप है। इस नीले पट्टे वालों को तय करना होगा कि संविधान विरोधी ताकतों को जमींदोजी हमें करना पड़ेगा, इनको धूल चटानी पड़ेगी और अपने हाथ में रांची की व्यवस्था लेनी पड़ेगी। आज पुलिस के साथी यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, मैं इनके लिए भी चिंता करता हूँ। मैंने इनके लिए भी पार्लियामेंट में मांग उठाई कि इनको 8 घंटे की ड्यूटी इनको मिलनी चाहिए और सप्ताह में 1 दिन छुट्टी इनको मिलनी चाहिए। और बॉर्डर स्कीम से जो है, जिस तरह से इनको परिवारों से दूर रहना पड़ता है, तो बॉर्डर स्कीम भी खत्म होनी चाहिए। ये सरकार तो नहीं करेगी, लेकिन मैं पुलिस के साथियों को कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करो, हमारे लोग मेहनत कर रहे हैं और आने वाला कल हमारा होगा, इन कमजोरों का होगा, गरीबों का होगा। आप देखना, आपकी मांगों को भी पूरा करने का काम हम लोग करें। चाहे आशा बहने हो, आंगनबाड़ी बहने हो, भोजन माता हो, हमारे होमगार्ड के साथी हो, पीआरडी के साथी हो, ग्राम रोजगार सेवक हो, सबके वेतन वृद्धि की मांग मैंने पार्लियामेंट में उठाने का काम किया। और जो जो जुल्म हो रहा है, चाहे किसानों पे या पहलवान बेटियों पे, सबकी लड़ाई लड़ने का काम किया। लेकिन आज जिस तरह से दिल्ली में खड़े होकर मैं आपके मुद्दों के लिए, आपके हकों के लिए लड़ रहा हूं,
असेंबली में एक आदमी मेरे पास नहीं है कि वो इस तरह से लखनऊ में मुख्यमंत्री से आप मिला के आपकी लड़ाई लड़ने का काम करे, आपके लिए सवाल करने का काम करे, मुख्यमंत्री जवाब मांगने का काम करे। बुजुर्ग के मेरे साथियों, आप नहीं चाहते कि हमारी ताकत और बढ़नी चाहिए? बताओ, चाहते हो नहीं चाहते हो? ये आपके हाथ में है। अगर आपने ठान लिया और जिस तरह से हमेशा मेरी एक आवाज पे आपने खड़े होकर ताकत देने का काम किया है, मैं आपको वचन देकर कहता हूँ, इन जुर्म करने वालों को भागने की जगह भी नहीं मिलेगी। मेरी बात को आप याद रखना। आज जो जुर्म कर रहे हैं ये पिंजरों में जाकर बैठ जाएंगे। आज जो गरीबों की खाल घेर रहे हैं ये अपनी खाल की रक्षा करते घूमेंगे। अगर आपने समझदारी दिखा दी, ये जो नौजवान यहाँ खड़ा है, मैं इनको कहना चाहता हूँ, जाओ यहाँ से, निकलो सभा से और गली गली जाके लोगों को जोड़ने का काम करो, लोगों को साथ लाने का काम करो, भाईचारा बनाने का काम करो। इस देश की एक ही पहचान है, वो हमारी एकता है। उस एकता को मजबूत करने का काम करो। गरीबों का सहारा बनो, कमजोरों की आवाज बनो, मजलूमों के साथी बनो और एकजुट होकर इस नाइंसाफी के खिलाफ जंग को मजबूत करो। जब मुझे मौका मिला, मैंने पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा मौकों पे हर हफ्तेवार को उठाने का काम किया। लेकिन कभी कभी तकलीफ होती है कि असेंबली में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून बन रहे, चाहे नजूल का कानून बना दिया हो लोगों की जमीन हटने के लिए, और एक और उत्तर प्रदेश में एक और बात चल रही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार कानून को नहीं मानती, उत्तर प्रदेश की सरकार संविधान को नहीं मानती, उत्तर प्रदेश की सरकार बुलडोजर से न्याय करती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिन घरों में बुलडोजर चलाया गया है, ताकत बनने दो, इन सब घरों को इससे भी मजबूत बना के देने का काम हम लोग करेंगे। इनको बुलडोजर चलाने का काम किया गया है। और इन सरकारों ने जमीन नहीं दी, घर नहीं दिए, रोजगार नहीं दिए, आत्मसम्मान का जीवन नहीं दिया, लेकिन रोज कहीं न कहीं जबरदस्ती गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के, मुसलमानों के घरों को लूटने के लिए, उनको उठाने के लिए नए इनके पास ऑर्डर आ जाते हैं। अभी यहाँ संभल में 90 परिवारों का जो 50 साल से ज्यादा समय से रह रहे थे बहजोई में, उनके घर जो है तोड़ दिए, सील लगा दिए। आप ये बताओ, सरकार गरीबों को घर देती है, गरीबों के घर तोड़ती है? बताओ। लेकिन आज की सरकार तो गरीबों से उनका घर छीन रही है। इसका मतलब ये सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, ये पैसे वालों की सरकार है। इन पैसे वालों की सरकार से कुंडे बंद करने का समय आ गया है और आपका मौका है, औरों को नहीं मिला। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोगों को ये मौका 2027 में मिलेगा, लेकिन आपको ये मौका 2024 में मिल गया है। जो कारनामा नगीना के लोगों ने करके दिखाया, वो कारनामा आप भी दोहरा सकते हो। नगीना में मुझे हराने के लिए इन्होंने एडी चोटी का जोर लगा लिया, चाहे एनडीए अलायंस के लोग हो या इंडिया अलायंस के लोग हो, सब लोगों ने पूरी ताकत लगाई। क्यों? वो बीजेपी से नहीं लड़ रहे थे, वो लड़ रहे थे चंद्रशेखर आजाद से, क्योंकि वो जानते हैं कि जो चंद्रशेखर आजाद एक साल पहले कुछ भी नहीं था, तब भी अपने साथियों के साथ जुर्म को रोकने के लिए मैदान में रहता था, सड़कों में रहता था। अगर वो ताकत में चला गया तो न कोई जुर्म कर पाएगा, न कोई गरीब डरेगा, न किसी को डरा के वोट दिया जाएगा। इसलिए जानबूझ के मुझे रोकने के लिए जोर लगाया। मैं इस मंच के माध्यम से नगीना के साथियों का धन्यवाद करता हूँ और नगीना जाकर मेहनत करने वाले हर एक शख्स का धन्यवाद करता हूँ। और जो वादा विश्वास उन्होंने मुझ में दिखाया था, मैं वचन देता हूँ, मेरे खून का एक कतरा हमेशा उनके लिए समर्पित रहेगा और जब तक मैं जीऊंगा उनकी लड़ाई को मैं हर कदम में लड़ने का काम करूंगा, उनकी ताकत बनाने का काम करूंगा। मैं आपको भी कहता हूँ, यहाँ बड़े बड़े नेता आएंगे, बड़े बड़े कुर्ते वाले आएंगे, बहुत बड़े बड़े नाम वाले आएंगे और वो सब आपको ये कहेंगे कि भाई ऐसा मत करो, वैसा मत करो। लेकिन आप बताओ, क्या इस देश से उत्तर प्रदेश की सरकार बदल जाएगी? क्या इस देश से उत्तर प्रदेश की सरकार बन जाएगी? न बन सकती, न गिर सकती। लेकिन एक काम जरूर होगा,
जो लोग आपको अपना गुलाम समझते हैं उनको ये सबक जरूर लग जाएगा कि अगर इनसे वोट लोगे और इनका काम नहीं करोगे तो ये अपना फैसला भी बदल सकते हैं, ये किसी और को भी ताकत दे सकते हैं। मैं तो आपसे कह रहा हूं, आपको वोट डालनी है, मेरी दो बातों पे गौर कर लो। पहली है कि ये मत सोचो कि चांद बाबू लड़ रहा है, ये सोचो कि हम खुद चुनाव लड़ रहे हैं। ये सोचो कि हम खुद चुनाव लड़ रहे हैं और इसलिए लड़ रहे हैं कि हमें ताकत चाहिए इन गरीबों के आंसू पूछने के लिए, इन पे होने वाले जुल्म को रोकने के लिए, अपने भाइयों को रोजगार देने के लिए, अपने टूटे हुए कच्चे मकानों को पक्के बनाने के लिए और अपनी हिस्सेदारी के लिए। इस बात को सोच के मैदान में उतरो। हम बाबा साहब के सिपाही हैं। बाबा साहब ने कहा था कि ये वोट हमारा हथियार है और हथियार का प्रयोग समझदारी से करना चाहिए। अगर हथियार का प्रयोग समझदारी से नहीं किया तो आपको नुकसान होता है। दो धारी तलवार है। अगर आपने जिम्मेदारी से समझदारी से मेहनत करके वोट दी तो हाजी चांद बाबू जीतेंगे और आपकी ताकत बनेगी। और गलती से आपने किसी और को वोट दी तो वो जीते हारे, लेकिन आपकी ताकत नहीं बनेगी, क्योंकि आप पे जब जुल्म होता है तो कोई आता है आपके गली में, आपके घर में पूछने के लिए कि क्या हाल बताओ। आज जो जुल्म हो रहा है तो पूछने आता है क्या? तो जब आज नहीं आता तो कल क्या आएगा? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज से आपको 17-18 दिन बचे। आपको खुद से योद्धा बनके, बहादुर साथी बनके मैदान में आना है और घर घर जाके लोगों को जागरूक करना है। एक एक वोट को तैयार करना है और 13 तारीख को जब वोट पड़ेगा एक एक वोट को बूथ तक पहुंचाना है और साबित करना है कि आपका मुकाबला कोई भाजपा कर नहीं सकती। आपका मुकाबला अगर कर सकते हो तो आप, और आप अगर आपको कोई रोक सकते हो तो आप अगर ठान लोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी से कमर कस लो और जो परिवार बेघर करने की तैयारी संभल में की जा रही है, कल हमारी टीम उन परिवारों से मिलने जाएगी और अगर उनके साथ जुल्म करने का काम किया सरकार ने तो इस सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम हम लोग करेंगे। हम लोग कैंप में नहीं बैठेंगे। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, लोकल क्षेत्र यहाँ के क्षेत्रीय तौर पर कई समस्याएं मेरे सामने आई है। रामगंगा नदी बरसात में ओवरफ्लो होने के कारण किसानों की फसलों को नुकसान होता है हर वक्त और उनको मुआवजा भी नहीं मिलता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस बार रामगंगा नदी ओवरफ्लो नहीं होगी और न ही वो किसानों की फसलों को नुकसान करेगी। आप अपने वोट का फैसला आजाद समाज पार्टी के पक्ष में रखना, अधिकारियों को वहां ले जाके उस परेशानी को हल करने का काम चंद्रशेखर आजाद कराएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। कालियान नदी, जेतिया, फिरोजपुर, मल्लूपुरा में पुलिया की व्यवस्था नहीं है, जिनकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ये छोटी समस्याएं हैं, लेकिन मैं इसलिए आपका कह रहा हूं कि आपके नेताओं को सोचना चाहिए कि उन्होंने आज तक इस क्षेत्र में क्या किया है। ये फुलवे भी वो बनवा नहीं पाए और लोगों की परेशानियां भी हल नहीं कर पाए। दोनों लोग कुंदर की व मुंडा पांडे में अस्पताल की व्यवस्था बहुत खराब है। वहां अस्पताल तो है लेकिन अस्पताल ना होने के बराबर है। साथ साथ डिंगरपुर रोड में लगभग 10 वर्षों से खराब है, जिसके कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं। हर वक्त कई लोगों की मौत होती है। तो आप ये महसूस करो, जिनको आपके मरने से फर्क नहीं पड़ता उनको आपके रोटी रोजगार की चिंता होगी क्या? होगी क्या? तो फिर आप समझो कि ये कुर्सी पर बैठे लोग आपके नहीं हैं। और आधार कार्ड संशोधन के लिए मुरादाबाद में बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। दोनों लोग कुंदरकी और मुंडा पाड़ा में आधार सेंटर होना चाहिए। ये मैं विधायक जी से कहूंगा कि जनता आपको मौका देगी, 2 नहीं 200 सेंटर इस क्षेत्र में बनवा देना कि यहाँ की जनता को परेशानी ना हो। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप चाहते हो कि मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिले? हाथ बढ़ा के बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ जो लोग चाहते हैं। उठा के रखो, 2 घंटे उठा के रखने से अभी माना जाएगा कि आप मुझसे सेवा करवाना चाहते हैं। नीचे करो। तो लोकतंत्र में
ये मौका मुझे कैसे मिल सकता है? बताओ कैसे मिल सकता है? जब आप अपनी उंगली से ये फैसला कर दो कि चंद्रशेखर आजाद के हाथों को मजबूत करना है, उसको कमजोर नहीं छोड़ना, उसको इतनी ताकत देनी है कि वो कलम से हमारी जिंदगी के फैसले लिख सके, गरीबों को उनका हक अधिकार दिला सके। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मेरी तरफ गौर से देखो, मेरी तरफ गौर से देखो, बताओ तुम में और मुझ में कुछ अलग अलग है क्या? तुम और मैं एक जैसे हालात से आए निकल के, आपने मेहनत करके अपने खून पसीने का 1 रुपया लगा के मुझे जिताकर लोकसभा भेजने का काम किया। लेकिन जब से मैं लोकसभा गया हूं, बताओ क्या एक दिन में आपने चैन से बैठा देखा? कोई ऐसा मामला देखा जहां मेरी जरूरत में ना पहुंचाऊं? मैं आपसे फिर ये कह रहा हूं, मैंने 16 महीने जेल काटी, याद है नहीं याद है आपको? क्या मेरे घर का झगड़ा था? मैंने दिल्ली में 2 बार तिहाड़ काटी। एक बार जब गुरु घर टूट गया था तब, और दूसरी बार एनआरसी में, जब इस प्रदेश का नहीं पूरे देश का मुसलमान अपने आप को तनहा अकेला महसूस कर रहा था और जिनको वोट देता था वो फोन भी नहीं उठाते थे, दरवाजे भी खोलते थे। जब सब लोग और उसमें भी माए बहने सड़कों पर बैठी थी, इस उम्मीद से भी कोई उनकी आवाज मरेगा। तब ये अकेला चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी थी जिसने सड़कों को नीला करके ये विश्वास दिलाने का काम किया था कि आप अकेले नहीं हो, हम सब लोग आपके साथ। आपको याद होगा जब किसान आंदोलन कर रहे थे, उन किसानों के लिए 13 महीने सड़कों पे हमने खून पसीना बहाने का काम किया। आपको याद होगा जब पहलवान बेटियां इस भाजपा सरकार से लड़के वहां जंतर मंतर का आंदोलन कर रही थी, तो उनकी आवाज उठाने के लिए आपका यही बेटा चंद्रशेखर आजाद, आपका भाई मैदान में खड़ा था। आपको याद होगा कि जब मैंने चाचा गोलियां खाई, याद है नहीं याद है? जब आपने खून से होली खेलने का प्रयास किया गया था, आपके भाई को मारने का प्रयास किया गया था, भूल तो नहीं गए हो? और इन्हीं सरकार के लोगों ने मजाक बनाने का काम किया था। आपने साबित कर दिया कि ये गरीब अमीरों के भरोसे नहीं है, आपने नगीना में साबित कर दिया। लेकिन मैं आपको वचन देता हूं कि मैं भी जब तक चैन से नहीं बैठूंगा, जब तक मेरी हर मां बहन ये महसूस न करे कि वो इस देश में इज्जत की जिंदगी और सुख सुविधाओं की जिंदगी प्राप्त कर चुकी है, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जब तक चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, जब तक उनकी परेशानियों को हम लोग खत्म नहीं कर देते, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे प्रदेश की टीम का, हमारे मंडल के जिले के नेताओं का, मैं धन्यवाद दूंगा हमारी महिला नेताओं का, लेकिन मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा उन्नति की महाजनता का। इसी तरह आज उन्होंने इन बड़े बड़े दलों के सामने मेरे हौसले को मजबूत किया है। मैं वचन देकर कहता हूं मेरे खून का अमृत कलरा भी आपके काम आएगा। और जो साथी यहाँ मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने मुझसे वादा किया था कि आप श्याम बाबू को मौका दे दो, हम दिन रात एक कर देंगे। आप सोचो होगा क्या अगर आपने विधानसभा को जिता दिया, क्या होगा पता आपको? क्या होगा आपको पता है? मैं बताता हूं क्या होगा। जो अधिकारी कर्मचारी आज आपकी सुनते नहीं है ना, आप लिख के रख लो, 13 तारीख को वोट पड़ेंगे, 23 में परिणाम आएगा। 24 में वो अधिकारी जब आप अपनी परेशानी लेकर जाया करोगे तो वो आपको खड़े होकर नमस्कार करके बुलाया करेंगे कि आइए भाई अपनी परेशानी बताइए। पूछो क्यों? पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि उनको ये पता लग जाएगा कि अब समय बदलने वाला है। आज इनको दफ्तरों से रोक रहे हो, कल उनका आदमी, कल उनका भाई इतना ताकतवर हो जाएगा कि एसपी कौन लगेगा,
डीएम कौन रखेगा, कमिश्नर कौन रहेगा, उसकी कलम से फैसले होंगे। तो अब हमें इन लोगों को परेशान नहीं करना है, अब हमें इन लोगों की सुनवाई करनी है, इनकी मदद करनी है। इस बात का एहसास उनको हो जाएगा। और आप याद रखना, आज कह रहा हूं इस मंच से, आज कह रहा हूं 2025 शुरू होने दो। इतनी मेहनत करूंगा अपने साथियों के साथ मिलके, गांव जाऊंगा, गली गली जाऊंगा, कस्बे जाऊंगा, विधानसभाओं में जाऊंगा, बूथ के साथी को, सेक्टर के साथी को, विधानसभा के साथी को उनके साथ बैठ के रूखी खा के जैसे भी तरह पे वो सुनाएंगे, कच्चे में पक्के में उनके साथ रह के अगले 2 साल इतनी मेहनत करेंगे कि 2027 में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। मेरी बात इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, इनके बाद एक रास्ता है कि ये मेरा जीवन खत्म कर दे, क्योंकि जीते जी में इन पर रुकने वाला नहीं। और वो नोट नहीं बना जो चंद्रशेखर आजाद को खरीद ले, याद रखना। वो नोट नहीं बना जो चंद्रशेखर आजाद के रास्ते को रोक दे। लेकिन मेरी ताकत तो आप ही हो, मेरे पास आपके अलावा क्या है। उनके पास बड़ा मीडिया हाउस है, बड़े नेता है, मेरे पास तो मेरे नेता लोग ये खड़े हैं, मेरे पास कौन से हो। मेरे तो मुख्यमंत्री भी आप हो, मेरे तो मंत्री भी आप हो, विधायक सांसद भी आप हो, मेरे पास तो आपके अलावा कुछ नहीं। मैं बहुत सपनों में नहीं रखना चाहता, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बार इस लड़ाई का लड़ने का मौका मुझे दो, और फिर बताना जो काम 5 साल में हम कर जाएंगे, पिछले 50 साल में नहीं होगा और अगले 100 साल में नहीं कोई कर पाएगा। मेरी बात को आप याद रखिए। ऐसे स्कूल बनाएंगे, ये नौजवान साथियों सुनो, ऐसे स्कूल बनाएंगे कि प्राइवेट स्कूल की तरफ कोई गरीब देखेगा नहीं, अमीर भी नहीं देखेगा, सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को लेकर आएगा। ऐसे स्कूल बनाकर दिखाएंगे, ऐसे हॉस्पिटल बनाकर दिखाएंगे कि प्राइवेट की तरफ कोई भागेगा नहीं, सरकारी अस्पताल में लोग अपना इलाज कराने आएंगे, और तो प्राइवेट हॉस्पिटल का डॉक्टर भी सरकारी अस्पताल में इलाज कराने आएगा। ऐसी सड़कें बनाएंगे कि सड़कों को देख के ऐसा लगा करेगा कि ये सड़क है या फरस है। मेरी बात को आप याद रखना। ऐसे नियम और कानून बनाएंगे कि गरीबों को कोई सता नहीं पाएगा। ऐसी व्यवस्था करेंगे कि धर्म और जाति के आधार पे कोई किसी मजहब का, कोई किसी व्यक्ति का शोषण नहीं कर पाएगा। ऐसे कानून व्यवस्था देंगे कि कोई किसी गरीब की बच्ची की तरफ आंख उठा के नहीं देख पाएगा। मेरी बात को आप याद रखना। ऐसा माहौल देंगे कि नौजवानों को दौड़ लगा के रोजगार देंगे, कुटीर में दौड़ लगा के महिलाओं को रोजगार देंगे, और सबको लेके आगे बढ़ेंगे। पूरे प्रदेश को ताकत देने का काम करेंगे। लेकिन शुरुआत आप बुजुर्गी में करा देना, और बुजुर्गी से रिजल्ट देके भेजना, और एहसास करा देना कि आने वाला समय आजाद समाज पार्टी का है। बहुत बहुत धन्यवाद।